हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजिंग। राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं WOC, ऐसे शब्द जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि दिखने में एक जैसे होते हैं पर उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। राइट, और उसकी वजह से वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हमें भी उनको आम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर तरीके की उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन इनसे बनता है या अगर कोई डाउट आपको इनको इस्तेमाल करने में होता है, वो आगे से अगर ना हो, फ्यूचर में वो चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो जैसे कि आज हम पहले कंफ्यूजिंग पेयर को लेने जा रहे हैं। एक एक शब्द को हम लिखते चलेंगे, राइट, और एक एक चीज को हम जानते चलेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी करते रहेंगे। राइट, एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया तरीके के, बहुत बढ़िया क्वालिटी के एग्जाम्पल्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम करके देखेंगे। जैसे हम जानेंगे आज कि द डिफरेंस बिटवीन, पहला हमारे पास आने जा रहा है, फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट और ओल्ड। एंशिएंट और ओल्ड में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड ओल्ड? अगर किसी चीज को एंशिएंट कहा जा रहा है और ओल्ड कहा जा रहा है तो उसमें क्या अंतर है? अब हमारे हिसाब से तो आज तक ये दोनों की दोनों चीजें सेम है कि भाई एंशिएंट का भी मतलब पुराना। भैया आपने कहा सर ये भी पुराना, ठीक है भाई। अच्छा, इसका भी मतलब आपने कहा सर पुराना। पर आपको जहां डिफरेंस जानने की जरूरत है, बहुत सारे तो सिनोनिम एग्जैक्ट जैसे होते हैं वो एक जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, पर ये दोनों बेशक से मीनिंग रखते हो बेटा। पुराना इसका मतलब निकलता हो हिंदी में, पर इंग्लिश में हकीकत में इसको बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि कब आपको एंशिएंट लगाना है, कब ओल्ड लगाना है। राइट, यहां एंशिएंट जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है बेटा ऑफ द पास्ट। जब किसी चीज को आप एंशिएंट कहोगे तो उसको बोलोगे क्या? ऑफ द पास्ट। ऐसी कोई चीज जो पास्ट में थी पर अब नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑफ द पास्ट। तो ऑफ द पास्ट कहा जाता है, एंशिएंट का मतलब ऑफ द पास्ट। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ आप बोले होंगे जब मैंने कहा ऑफ द पास्ट, क्योंकि हर एक शब्द को बोलोगे तो बहुत अच्छा है। कभी भी अगर आप देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, ओल्ड हिस्ट्री नहीं कहा जाता। भाई तीन पार्ट हैं हिस्ट्री के, एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मिडाइवल जो कि मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन युग की बात करता है, और एक है मॉडर्न। तो तीन युग हैं जिनमें बात होती है। एंशिएंट का मतलब पुराना और ओल्ड का भी मतलब पुराना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नॉट न्यू। कहते सर इससे भी बात क्लियर नहीं हुई। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि इससे बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब तक एग्जांपल्स पुट नहीं करूंगा तब तक तो बात बननी ही नहीं है। इस बात पे थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा मैं। देखो ध्यान से, एंशिएंट का मतलब पुराना, ऑफ द पास्ट। इसका मतलब क्या अब ये दुनिया में है या नहीं है? अब ये दुनिया में नहीं है। याद रखना, जब भी कोई चीज एंशिएंट है तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि दुनिया में नहीं है इस वक्त। राइट, दुनिया में जो चीज अब नहीं है उसको आप एंशिएंट कह सकते हो। वो चीज बहुत पुरानी भी है और दुनिया में नहीं है अब वो, दैट इज कॉल्ड एंशिएंट। क्या आप ये कह दोगे कि भैया ये जो स्कूटर है ये एंशिएंट स्कूटर है? नहीं। आप अगर आपके घर में आपके दादाजी का स्कूटर खड़ा है तो एंशिएंट स्कूटर कैसे हो सकता है? अगर मैं ये कहता हूं दिस इज वेरी एंशिएंट। देखिए बेटा, इनको सीखने का क्या फायदा? अब ये तो कभी नहीं कहते ना आप दिस इज वेरी एंशिएंट स्कूटर ऑफ माय ग्रैंडपा, ऑफ माय ग्रैंडपा। अगर आप ऐसा कहते हो तो डेफिनेटली ये भी एक एरर बन गई ना। दिस कांट भी, क्योंकि स्कूटर तो अभी तुम्हारे घर में खड़ा है। दिस इज का मतलब क्या है कि ये तो अभी भी एग्जिस्टिंग में है। दिस इज वेरी एंशिएंट स्कूटर, तो एंशिएंट तो नहीं कह सकते। आप क्या कहोगे? दिस इज वेरी ओल्ड स्कूटर। दिस इज वेरी ओल्ड स्कूटर ऑफ द पास्ट। पास्ट की जो चीज है वो एंशिएंट है, जिसमें अब नहीं है। तो पुराना, बहुत पुराना, ऑफ द पास्ट। राइट, जैसे हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत पुरानी चीजें हैं। वैसे दुनिया में नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे ओल्ड की अगर हम बात करें तो ओल्ड नॉट न्यू, नया नहीं है इसका मतलब, पर है ना वो। ऑफ द पास्ट मतलब बहुत पुरानी चीज है। ओल्ड का मतलब एग्जिस्टिंग है अभी भी, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्टिल एग्जिस्ट्स। राइट, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, अभी भी एग्जिस्टिंग है, वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। राइट, एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड ओल्ड। यू कांट से दिस इज वेरी एंशिएंट स्कूटर ऑफ माय ग्रैंडपा, आपको दिस इज वेरी ओल्ड स्कूटर ऑफ माय ग्रैंडपा। राइट, अच्छा, ऐसे ही मैं कहता हूं कि वी स्टडी द we study the starting
ऑफ ह्यूमैनिटी, जब मानवता जन्म ले रही थी, या मानवता की जो स्टार्टिंग आपको पढ़ने को मिलती है कि कैसे इंसान ने ग्रोथ की इन, वी स्टडी द स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी इन एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, क्या मैं कह दूं ओल्ड हिस्ट्री? आप सोचे कहने से ओल्ड हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री में नहीं कह सकता। अब यहां पे ओल्ड गलत होगा, यहां पे क्या आएगा? एंशिएंट हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, राइट, कि भाई इंसान ने पहले पहिया बनाया, वो इंसान अब तो नहीं है ना, राइट भाई। उन इंसानों ने जिन्होंने मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई किन्होंने मोहनजोदड़ो या कुछ ऐसी बातें जब आप करने लगो, राइट, जब सभ्यता, वो तो खैर सभ्यता चरम पर पहुंच गई थी। एंशिएंट का मतलब है जब व्यक्ति ने पहली बार किसी चीज को रिकॉर्ड करना, या उसके साक्ष्य बहुत सारे तो मिलते भी नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अंदाजे लगाए जाते हैं कहानियों से, राइट, या जो जहां पे प्रचलित कथाएं हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, पर अब हमें पता नहीं कि वहां पे वैसा था भी या नहीं था। सो दैट इज कॉल्ड एंशिएंट बेटा। तो एंशिएंट का मतलब पुराना, ऑफ द पास्ट, जो दुनिया में अब नहीं है, उसे एंशिएंट कहा जाता है। और ओल्ड का मतलब नॉट न्यू। जैसे मैं क्या कहूं, दिस इज माय एंशिएंट शर्ट या दिस इज माय ओल्ड शर्ट, इज माय ओल्ड शर्ट कहूंगा बेटा, डेफिनेटली। जैसे दिस हाउस इज वेरी एंशिएंट या दिस हाउस इज वेरी वेरी ओल्ड कहेंगे बेटा। तो ये एंशिएंट और ओल्ड में ये अंतर है बेटा, और मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, राइट। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एंशिएंट और ओल्ड में क्या अंतर है। लेट्स मूव टू द सेकंड, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन चीजों को जानना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड, हम जानने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन APPOSITE और OPP अपोजिट। अब आप जानते हो कि इसको आप क्या कहते हो और इसको क्या कहते हो, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। दूसरे वाला जो है वो आपके लिए बड़ा कॉमन शब्द है, जो दूसरा शब्द है वो आपके लिए बड़ा कॉमन शब्द है, और पहले वाला हो सकता है आपके लिए नहीं। उच्चारण लिख दो सबसे पहले तो, ये है अपोजिट और ये है ऑपोजिट। ये उच्चारण है बेटा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। दिस इज अपोजिट। अपोजिट और ऑपोजिट, इसमें अंतर कितना सा है? कंफ्यूजिंग किस लिए भाई? यहां ए और यहां ओ है, बस यही तो अंतर, और क्या अंतर है? बाकी और सब तो वैसे का वैसा है। कोई चीज अपोजिट है तो वो तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो आमने सामने हो जाती है, वो अपोजिट है, यस और नो। पर अपोजिट क्या है? अपोजिट का मतलब होता है बेटा, कोई चीज अगर उपयुक्त है, सुटेबल है, अगर कोई चीज उपयुक्त है किसी चीज में, अगर कोई चीज उपयुक्त है किसी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड अपोजिट। इसी को हम सिंपल लिख सकते हैं सूटेबल किसी चीज के लिए, राइट। और इसका मतलब तो आप जानते ही हो, इसका मतलब क्या है? उल्टा या सामने, है ना, कॉन्ट्ररी भी कह सकते हो। अगर कोई चीज किसी की कॉन्ट्ररी है तो उसे हम ऑपोजिट कहते हैं, उल्टा है उस चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट कहूं, मैंने कहा कि CNG is not blank for diesel cars। डीजल कार्स के लिए, अब यहां ऑप्शन में मान लो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलता है APPOSITE, मान लीजिए ये ऑप्शन में मिला जो कि अपोजिट है, और एक मिला OPPOSITE। अब यहां पे मान लीजिए दोनों ऑप्शन में है, तो CNG क्या नहीं है? क्या CNG उल्टी नहीं है डीजल कार्स की, या CNG उपयुक्त नहीं है डीजल कार्स के लिए? उपयुक्त नहीं है तो हम क्या कहेंगे? CNG इज नॉट। आपका आंसर होगा डेफिनेटली अपोजिट। CNG इज नॉट अपोजिट फॉर डीजल कार्स। डीजल कार्स के लिए जो CNG है वो उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो डीजल कार है उसमें नहीं चलती, पेट्रोल इंजन में है जो है वो चलती है। तो यहां पे आप ऑपोजिट भरेंगे या फिर अपोजिट भरेंगे? अपोजिट भरेंगे, राइट। अच्छा, अपोजिट की अगर हम बात करें, यानी कि उल्टे की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं लेजीनेस एंड सक्सेस, लेजीनेस एंड सुस्ती और सफलता, लेजीनेस एंड सक्सेस आर
opposite to each other। अब आप सेंस निकाल के देखो बेटा, आपको खुद पता लगेगा, अर्थ निकालोगे तो अंदर सामने आ जाएगा। सफलता, सुस्ती और सफलता एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं या एक दूसरे के विपरीत हैं? आप सोचे, लेजीनेस नेगेटिव चीज है, सक्सेस पॉजिटिव चीज है। जब नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मिल रहा हो तो क्या आप एपोजिट कहोगे, उपयुक्त कहोगे? यहां पे क्या कहना चाहिए, एपोजिट या डेफिनेटली ऑपोजिट? वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बेटा, राइट? सो दे विल नॉट बी एपोजिट, वो उपयुक्त नहीं हो सकते, वो डेफिनेटली एक दूसरे के कॉन्ट्ररी होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो जरूर साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, साथ साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है, राइट? अब इससे अगला जो आ रहा है उसको हम देखते हैं, लेट्स मूव। एक होता है बेटा ACC, अक्सीड, आपने वर्ड सुना होगा। एक एक्सीड होता है और एक अक्सीड होता है बेटा। अक्सीड पढ़ा जाएगा इसको, अक्सीड, और एक एक्सीड होता है। अक्सीड पढ़ा जाता है इसको, अक्सीड, और इसको पढ़ा जाएगा एक्सीड। अक्सीड एक काम की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है बेटा स्वीकार कर लेना। बहुत ध्यान से समझना बेटा, अक्सीड, अक्सीड उच्चारण है, उच्चारण बहुत जरूरी है। ये एक्सीड, इसमें ए साउंड आता है, इसमें अ साउंड आता है, राइट? इसका मतलब निकलता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड स्वीकार करना, इज कॉल्ड अक्सीड। और एक्सीड का मतलब क्या है, कोई चीज अगर एक्सेस में होती है, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसे हम कहते हैं आधिक्य में, अतिरेक है किसी चीज का, या अधिकता में कोई चीज हो जाती है, जिसे आप सिंपल में कह सकते हैं अगर कोई चीज ओवर हो गई, राइट? जैसे मैं अगर कहता हूं कि भाई ऐसे लिखते हुए मैंने कहा डोंट एक्सीड, ध्यान से देखना बेटा, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, don't exceed the word limit while writing an essay, होता क्या है बेटा, जब भी आप अधिकारी बनने के लिए किसी जॉब में जाते हो तो एक वर्ड लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपको 150 शब्दों में ऐसे लिखना है, राइट? आपको मान लीजिए 500 शब्दों में ऐसे लिखना है, तो 20-25% ऊपर नीचे अगर होता है तो वो चला लेते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस कर देते हो, बहुत ज्यादा बातें उसमें डाल देते हो, तो 150 वर्ड्स अगर दिए गए हैं तो उसको एक्सीड नहीं करना। अब यहां पे हम क्या करें, वर्ड लिमिट को हमें क्या नहीं करना, क्या स्वीकार नहीं करना? अगर स्वीकार नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर मैं इसको पार्ट्स में तोड़ूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो कौन सा पार्ट एरर है? डेफिनेटली। अब आप क्या ये कहोगे कि भैया वर्ड लिमिट को स्वीकार ही मत करना, तुम वहां पे अगर 150 गए तो 1500 शब्दों में लिख डालो? क्या बात कर रहे हो? फिर वहां पे लिखा क्यों गया है कि 150 शब्दों में अपनी बातों को समायोजित और संगठित करो? यानी कि बातें बहुत सारी दिमाग में आ रही होगी, पर उस फ्लो को रोक के कम से कम शब्दों में ज्यादा क्लैरिटी देकर दिखाओ, ये कहा जा रहा है। अगर वर्ड लिमिट की जा रही है तो क्या हमें उसे स्वीकार नहीं करना? फिर रूल ही क्यों बनाया कि 150 शब्दों में लिखना है? फिर तो ऐसे ही हो जाता। रूल बना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सीड होना चाहिए या एक्सीड होना चाहिए? तो यहाँ पे बेटा डेफिनेटली हमें लिखना चाहिए कि एक्सीड, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट व्हाइल राइटिंग एन एसे। अगर 150 शब्दों में कहा गया है तो 150 के आसपास, वो 170 हो जाए, 180 हो जाए, पर बहुत ज्यादा आपको उसको एक्सीड नहीं करना है। अगर नीचे रह जाए तो भी वो भी 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, पर बहुत ज्यादा आप उसको ओवर नहीं कर सकते। और ये तो कह ही नहीं सकते ना कि स्वीकार नहीं कर सकते, आप उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी, राइट? सो यहां पे हमने देखा कि नहीं, हम गलत लगा गए शब्द, एक्सीड लगा गए, जबकि यहां पे एक्सीड आना था। अच्छा, अगर मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, if you do not exceed the law, अगर आप कानून, if you do not exceed the law
you will be, you will be, you will be punished। अब सेंटेंस का मतलब निकाल के देखो। अब आप कानून को ओवर नहीं करते हो। अगर मान लीजिए मैं पार्ट्स में तोड़ू, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे तोड़ दिया जाए। अगर आप कानून को एक्सीड नहीं करते हो, अधिक्य में नहीं करते हो, या स्वीकार नहीं करते हो, अगर आप कानून को स्वीकार नहीं करते हो तो डेफिनेटली बेटा आपको साफ दिखेगा। आप सोच के देखें कि ये वाकई में यहाँ पे एक्सीड आना चाहिए या एक्सीड होना चाहिए। अगर आप कानून स्वीकार नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो शब्द आएगा वो डेफिनेटली आप क्या लगाओगे? एक्सीड आप शब्द लगाएंगे। इफ यू डू नॉट एक्सीड द लॉ यू विल बी पनिश्ड। आपको पनिश किया जाएगा। छोटी छोटी बातें बेटा, राइट? एक शब्द से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आप एक चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली लीव अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द अदर पर्सन, राइट? और खासकर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये। सो यू शुड बी वेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट? ताकि चीजें किसी भी तरीके से आपकी अटके नहीं, किसी भी तरीके से आपको इनको करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट शब्द हमारे पास जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन बनी रहती है, राइट? उसी को हम लेने जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है बेटा प्रभावित करना, और इसका मतलब होता है प्रभाव। इसको हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अफेक्ट एक वर्ब होती है, यानी कि एक काम होता है। जब काम की तरह इस्तेमाल करना हो तो अफेक्ट लगता है, और जो इफेक्ट है वो एक नाउन है, यानी कि एक चीज का नाम है। इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर हम ध्यान में रख ले थोड़ा सा, यानी कि अगर आगे वर्ब आ चुकी है तो दो वर्ब थोड़ी भिड़ाऊंगा भाई, फिर मैं क्या करूंगा? इफेक्ट का इस्तेमाल कर दूंगा। मान लीजिए मैं अगर एक स्टेटमेंट कह सकता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, कि माय एडवाइस लीव्स, वर्ब आ चुकी है, यस, नो ब्लैंक हिम। अब मुझे देखो भाई, वर्ब तो ऑलरेडी एक सेंटेंस में एक ही वर्ब चाहिए, यस, एक वर्ब आ चुकी है, दूसरी वर्ब यहां पे लगाऊं क्या मैं कह दूं इफेक्ट? यहां पे अगर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक दूं, यहां पे मैं इफेक्ट भरूं या अफेक्ट भरूं, राइट? सो माय एडवाइस लीव्स नो, और नो के बाद आप जानते हैं नो एक ऐसा शब्द जो हमेशा अपने बाद नाउन ही लेता है। जैसे कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल नो हेल्प, राइट? अगर कोई वर्ब भी आती है तो उसे नाउन बनाया जाता है, उसे जिरंड बना दिया। जैसे नो टॉकिंग, नो स्पीकिंग, नो स्मोकिंग, आईएनजी क्यों लगाया जा रहा है? ताकि वर्ब की प्रोफाइल को नाउन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये जानते हैं कि वो जिरंड बना दिया जाता है उसको। माय एडवाइस लीव्स नो। अब अगर मैं यहां पे इफेक्ट लगाता हूं, वर्ब आ चुकी है, दोबारा से वर्ब की जरूरत नहीं, तो मैं यहां पे क्या भरूंगा? इफेक्ट। मेरी राय उस पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ती, राइट? और अगर मैं ये कहना चाहूं, माय एडवाइस, माय एडवाइस, माय डज नॉट। अब आप जानते हो डज नॉट के बाद क्या आएगी? वर्ब भी तो आएगी। कैसे वर्ब आएगी भाई? अगर मैं ये कहूं ही डज नॉट, तो यहां पे वर्ब भी तो आएगी कोई ना कोई। क्या? ही डज नॉट गो, यस और नो? ही डज नॉट गो देयर, तो गो एक वर्ब है, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। माय एडवाइस डज नॉट ब्लैंक हिम, उसे प्रभावित नहीं करती। क्या यहां इफेक्ट भरूंगा या अफेक्ट भरूंगा? अब मुझे वर्ब चाहिए। माय एडवाइस डज नॉट अफेक्ट हिम, ये अफेक्ट है और ये इफेक्ट है, राइट? अंतर इतना सा, इसीलिए इनको कंफ्यूजिंग कहा जाता है बेटा, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट माने प्रभावित करना, वो एक वर्ब है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं लॉकडाउन जो है वो प्रभावित करता है, लॉकडाउन प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को, तो क्या कहूं? लॉकडाउन इफेक्ट्स या अफेक्ट्स, ए वाला आएगा बेटा। लॉकडाउन अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया या द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अच्छा, अगर मैं कहूं कि द लॉकडाउन लीव्स अ बैड अफेक्ट या इफेक्ट, इफेक्ट आएगा। लीव्स अ बैड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो लॉकडाउन जो है वो इफेक्ट छोड़ता है, तो ये प्रभाव है, ये एक चीज का नाम है, और वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, राइट? और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर एग्जांपल्स को बार बार पढ़ लोगे तो भी थिंग्स विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यू। अब अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नंबर 5, वो है द डिफरेंस बिटवीन अवेंज। लिखेंगे, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला जो हम करने जा रहे हैं अब, राइट? द डिफरेंस बिटवीन अवेंज, रिवेंज एंड वेंडेटा। अवेंज, रिवेंज
और वेंडेटा, VENDETTA, इन सब का मतलब प्रतिशोध है बेटा। अगर हिंदी देखें तो इन सब का मतलब क्या है? प्रतिशोध, यानी कि बदला। इन सब का मतलब क्या है? बदला, बदला किसी चीज का, राइट। अवेंज, बट ये लिख लीजिएगा कि अगर किसी दूसरे के लिए, फॉर अदर्स, अगर बदला लिया जा रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे? अवेंज। रिवेंज कहां पर कहा जाता है? REVENG। रिवेंज किसे कहा जाएगा? जब खुद के लिए, फॉर योर सेल्फ, अगर आप अपने लिए ही, या फॉर वन सेल्फ लिखना चाहो तो फॉर वन सेल्फ लिखना, अगर वो खुद के लिए ही बदला ले रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवेंज। अच्छा, वेंडेटा क्या है? फॉर पॉलिटिकल रीजंस। फॉर पॉलिटिकल रीजंस अगर बदला लिया जाता है कि भाई अभी तुम सत्ता में हो तो कोई बात नहीं, जितना हमारा नुकसान करना है कर लो, जब हम सत्ता में आएंगे तो बदला लेंगे, दैट इज कॉल्ड वेंडेटा। तो जो राजनीतिक खूनी संघर्ष होता है, भाई अगर तुम सत्ता में हो तो ठीक है तुम कर लो, जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम ले लेंगे। कैसे बात बनती है? जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो और भी अच्छा है बेटा। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस के माध्यम से अगर उसको लिया जाता है बदले को, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में अगर आप भरना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेटमेंट कहता हूं, आई विल ब्लैंक द इंसल्ट ऑफ माई फ्रेंड, आई विल ब्लैंक द इंसल्ट ऑफ माई फ्रेंड। माई फ्रेंड से क्या पता लगा? क्या खुद की इंसल्ट हुई है या दोस्त की इंसल्ट हुई है? तो यहां पे अगर ऑप्शन में, राइट, अगर ऑप्शन में अगर अवेंज भी हो, रिवेंज भी हो, वेंडेटा भी हो, राइट। अवेंज एक वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, तो यहां पे हम सीधा क्या भर देंगे? अवेंज हो जाएगा बेटा आंसर। आई विल अवेंज द इंसल्ट ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि इसका बदला लिया जाएगा, जबकि इंसल्ट दोस्त की हुई है। अच्छा, अगर मैं कहूं आई विल टेक, अब यहां पे अवेंज रिवेंज आपको सोचना होगा। आई विल टेक, अब यहां पे अवेंज आएगा, रिवेंज आएगा। आई विल टेक ब्लैंक फॉर माई इंसल्ट, अपनी खुद की इंसल्ट के लिए। अब मेरी इंसल्ट हुई है खुद की, तो यहां पे खुद योर सेल्फ आ गया ना, आई, मैं अपनी इंसल्ट के लिए, तो आई विल टेक अवेंज या रिवेंज या वेंडेटा? रिवेंज। आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट, मैं अपनी इंसल्ट के लिए बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी सरकार है कहीं पे, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई चलो हरियाणा है, भाई हरियाणा में मान लीजिए मेरी सरकार है। अब मेरी सरकार है, मैं वहां का मुख्यमंत्री हूं। अब क्या हुआ भाई, मेरे बहुत सारे समर्थक, बड़े कट्टर समर्थक है, मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है कि भाई दूसरी जो पार्टी है उसने भी जम के टक्कर दी। वेंडेटा क्या होता है समझिएगा। अब मान लीजिए कि मेरे जो समर्थक हैं वो ये चाहते ही नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति, जबकि लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, अब वो चाहते ही नहीं, मेरे समर्थक ये नहीं चाहते कि दूसरी पार्टी को कोई वोट दे। अब अगर दूसरी पार्टी को किसी ने वोट दिया है तो अगर उनके घर जाकर, भाई मान लीजिए और इलेक्शन का रिजल्ट ये आया कि मैं जीत गया, अब मैं जीत गया तो मेरे समर्थकों ने क्या किया, जिन्होंने दूसरे पार्टी को वोट दिए थे उनको जाकर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अगर ऐसा किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनका सामान बाहर फेंक दिया, या ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो ये कैसा संघर्ष है या कैसा बदला है? ये क्या ये मेरे लिए है, खुद के लिए है, या ये राजनीतिक बदला लिया जा रहा है? भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनको वोट देने की, और फिर भी देखो तुमने वोट दिया फिर भी जीते तो हम, और अब हम जीत गए तो अब हम ताकत में हमारा कोई कुछ अब बिगाड़ नहीं सकता। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वेंडेटा। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कहा जा रहा है, राइट, ऐसा कहा जा रहा है, बोले इट इज बीइंग सेड दैट, ऐसा कहा जा रहा है, इट इज बीइंग सेड दैट देयर इज वेंडेटा। अच्छा, यहां पे चलो ब्लैंक भर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, यहां भी देयर इज ब्लैंक गोइंग ऑन, गोइंग इन, गोइंग ऑन मतलब चल रहा है, किसमें चल रहा है? वेस्ट बंगाल, इन वेस्ट बंगाल। अब क्या
कहा जा रहा है भाई, इट इज बीइंग सेड, ऐसा कहा जा रहा है भाई, ऐसा बताया जा रहा है कि चल रहा है बंगाल में, क्या चल रहा है, क्या वो प्रतिशोध दूसरे के लिए चल रहा है, अपने लिए चल रहा है, या पॉलिटिकल रीजन से चल रहा है, राजनीतिक रीजन से? तो यहां पे क्या कहूं मैं, एवेंज भरूं, रिवेंज भरूं, या वेंडेटा? वेंडेटा, राइट? सो डेफिनेटली इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, राइट? और कितना आपको समझ में आया, आपके कमेंट्स की वाकई में बड़ी दरकार है बेटा। और इन जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को बार बार अपने कमेंट सेक्शन में खुद से पोस्ट किया करो, ताकि आपकी मेमोरी में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और इन एग्जाम्पल्स में से आपको कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल लगा, वो एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई वुड लव टू रीड देम, कि आपको कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा वर्ड, जो वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा होगा, याद रखिएगा, वही शब्द आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स हो जाएगा, अगर आपने एक बार भी उसे याद करके कि यार ये जो एग्जाम्पल है मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप, या फिर एक दो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल मुझे अच्छे लगे, दोनों तीनों एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में किया करो। उससे क्या होता है कि जो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग जो है, वहीं पे कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है, राइट? सो जो जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, जो जो शब्द, जो जो कंपैरिजंस आपको अच्छे लगे, उनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट। Stay creative, stay focused, stay happy. Thank you. Thanks a lot. Good night. Take care. Thank you.